नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और जो नोट्स होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। तो हिस्ट्री का टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नोट्स में क्या क्या डिस्कस किया और जो भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले देख लीजिए, पहला टॉपिक जो है मिडीवियल इन इंडियन हिस्ट्री कह रहा है। मिडीवियल पीरियड जो है इंडियन हिस्ट्री में वो क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो मिडीवियल जो का टर्म है वो कहाँ से आया, यूरोप से आया है। 5th से 16th सेंचुरी तक का जो पीरियड रहा है उसको मिडीवियल पीरियड कहा गया है यूरोप में। लेकिन यहाँ इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो 5th सेंचुरी जो है उसको एंशिएंट हिस्ट्री माना जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो पीरियड 11th सेंचुरी से मतलब दिल्ली सल्तनत आने से 17th सेंचुरी मतलब फॉल ऑफ मुगल एम्पायर तक जो है ये जो पीरियड रहता है इसको मिडीवियल पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत वाला जो पीरियड है उसको अर्ली मिडीवियल पीरियड कहा जाता है और मुगल टाइम वाला जो पीरियड होता है उसको लेटर मिडीवियल पीरियड कहा जाता है। डिफरेंट फ्रॉम यूरोप, अब यूरोप से कैसे डिफरेंट है? यूरोप में रेनेसां आया था, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ था, तो उस पीरियड को क्या कहा गया है? मिडीवियल कहा गया है। तो हिस्ट्री इज नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल, तो हिस्ट्री को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते यूरोप की हिस्ट्री को और इंडिया की हिस्ट्री को। अब ये जो हमारी एनसीईआरटी इसका अप्रोच क्या रहेगा कि डेट्स कम से कम इन लोग ने डिस्कस करी है और मेन जो फोकस किया है वो किस पे किया है? टर्निंग पॉइंट्स पे किया है। मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स हिस्ट्री में होते हैं जो चीज़ों को बिल्कुल बदल देते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया और करना भी उसी पे फोकस चाहिए। ठीक है, तो जैसे इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड इवेंट्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लोग ने बता दिया है, जिससे आपके कोई क्वेश्चन आते हो तो आप आसानी से उसको कर सकें। तो 1192 में क्या हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो गए हैं, उनकी हार होती है और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो मोहम्मद घोरी ने हराया था, ये बात याद रखिएगा। और जो बैटल था उसका नाम था बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, तराएं इसको कहा जाता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको बैटल ऑफ टेरेन कहा जाता है। 2 बैटल हुए थे, पहला हुआ था 1191 में। तो 1191 में जब हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो जीत गए थे, लेकिन सेकंड जब बैटल ऑफ टेरेन होता है 1192 में तो ये हार गए थे और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो गई थी इंडिया में। 1526 की बात करी जाएगी तो 1526 में क्या हुआ है? तो पहला बैटल हुआ है पानीपत का। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ। यहाँ पर बाबर ने डिफीट किया था किसको? इब्राहिम लोधी को। तो लोधी एम्पायर का है ये लास्ट रूलर, बाबर ने इसको डिफीट कर दिया था और यहाँ से मुगल एम्पायर जो थी वो इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। 1556 की बात करी जाए तो देखिए जैसे 1526 था इसी तरीके से 1556 में क्या हुआ है? तो इसमें सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है। तो फर्स्ट बैटल हो गया 1526, सेकेंड बैटल हो गया 1556 मतलब 30 साल बाद। ठीक है, यहाँ पर अकबर की विक्ट्री होती है। ठीक है, लेकिन अकबर से कौन लड़ रहा था? तो हेमू जो है वो लड़ रहा था अकबर से। ठीक है, तो हेमू रूलर था उस समय, ये लड़ रहा था और ये मेनली शेरशाह सूरी जो है उसी का ही एक तरीके से लास्ट कमांडर था उसके मतलब डायनेस्टी का, सूर डायनेस्टी का। तो वो लड़ रहा था, हार गया था, अकबर जीत गया था बैरम खान की मदद से। और यहाँ पर क्या हुआ था? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का एंड होता है और मुगल एम्पायर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बन चुकी थी। अब 1565 भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इंडिया में, मतलब मिडीवियल हिस्ट्री में। बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ था। अब तलीकोटा में क्या हुआ था? विजयनगर एम्पायर जो था, जो बहुत ही स्ट्रांग एम्पायर था साउथ इंडिया का, ये डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, क्योंकि कई सारे जो बहमानी रूलर्स थे और भी बहुत सारे जो वहाँ पे रूल कर रहे थे किंगडम्स आसपास के, सबने मिलके अकेले विजयनगर एम्पायर को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। मतलब सबने ग्रुप बना लिया था, ये अकेला पड़ गया और हार गया। ठीक है, तो हालांकि मजबूत बहुत था लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया। फिर आता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने महाराणा प्रताप के बारे में जरूर सुना होगा। तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी और दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई। लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो मतलब जंगल में जाके छुप गए थे, फिर वहाँ से गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे अकबर के आर्मी के अगेंस्ट, हार नहीं मानी कभी। ठीक है, हमेशा रिट्रीट करते रहे ये। हालांकि अकबर को कई लोग कहते हैं कि अकबर जीता, लेकिन ये सच नहीं है।
ठीक है, जो एनसीईआरटी भी यही बताना चाह रही है कि अकबर नहीं जीता था, महाराणा प्रताप जो थे वो जीते भी नहीं थे तो हारे भी नहीं थे। वो लगातार जंगल में रह के गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, आते थे, लड़ाई करते थे, लड़ाई करके फिर जंगल चले आते थे छुपने के लिए। 1671 पे आते हैं। इसमें देखिए कौन सा एक और वॉर हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है जिसका नाम है बैटल ऑफ सराय घाट वॉर। अब देखिए यहाँ पर भी एक बैटल हुई है सराय घाट। अब ये जो है इसमें अहोम डायनेस्टी कहाँ की है, असम की है। अभी तक एनसीईआरटीज क्या करती थी, ऐसी कोई भी डायनेस्टी होती थी इनको अवॉइड कर दिया जाता था, इनको छुआ नहीं जाता था। तो अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी ने कुछ नई नई डायनेस्टीज को जो पहले एग्जिस्ट करती थी और बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी उनको भी टच किया है, उनके बारे में भी बताने की कोशिश करी है, तो अच्छी बात है ये। तो अहोम डायनेस्टी ने किसको हराया था, मुगल एम्पायर को हरा दिया था, ठीक है, बैटल ऑफ सराय घाट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1699 में क्या हुआ, खालसा फॉर्म बाय गुरु गोबिंद सिंह। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खालसा कब फॉर्म हुआ, 1699 में। किसने फॉर्म किया था, गुरु गोबिंद सिंह जी ने फॉर्म किया था। ये लास्ट गुरु थे, भी याद रखिएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा फर्स्ट गुरु का नाम क्या था, ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइएगा फर्स्ट गुरु का नाम क्या था। 1754 पे आते हैं। यहाँ पर भी आप एक इम्पॉर्टेंट बैटल देखेंगे, मराठा कंट्रोल दिल्ली, ठीक है, मराठा ने पूरा तरीके से कंट्रोल कर लिया था किस पे, दिल्ली पे। दिल्ली क्योंकि मुगल एम्पायर वीक हो गई थी तो मराठा ने आसानी से दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया था। 1799 में क्या होता है, सिख एम्पायर स्टैब्लिश होती है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर थी। आगे चल के इनकी लड़ाई बहुत सारी होंगी, किसके साथ में, ब्रिटिशर के साथ में। हालांकि एंड में जब ये फ्रेगमेंटेशन इनका होने लग गया था तो ये वीक पड़ गए, ठीक है। रणजीत सिंह के टाइम तक सिख एम्पायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद धीरे धीरे करके जो आगे के रूलर्स थे, जो लीडर्स थे, वो बहुत वीक थे, जिसकी वजह से एम्पायर क्या हो गई, हार गई, किससे, ब्रिटिशर से। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे हम लोग तो ये 1192 से 1526 तक इंडिया में रही है। रूलर्स जो थे इनके, उनका ओरिजिन जो था वो टर्किश और अफगान मिक्स था, ठीक है। तो टर्किक अफगान ओरिजिन इसीलिए इनको कहा जाता है। मेनली 5 डायनेस्टीज हुई हैं। पहली मामलुक डायनेस्टी है जिनको स्लेव कहा जाता है। मेनली ये सब मोहम्मद गोरी के स्लेव थे। जैसे आप अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को देखेंगे तो ये मोहम्मद गोरी का स्लेव था, तो इसीलिए कहा गया है इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी। दूसरी डायनेस्टी जो आई है उसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। जैसे आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का, भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तुगलक डायनेस्टी उसके बाद आई, जैसे फिरोज शाह तुगलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूलर आप देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक भी था। सैयद डायनेस्टी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है ये। और लास्ट आती है लोधी डायनेस्टी। तो आप लोग ये याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का हमने जो तरीका निकाला था वो निकाला था स्लाखा टू सालो, स्लाखा टू सालो, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी हो गई, खालजी डायनेस्टी हो गई, तुगलक हो गई, सैयद हो गई और लोधी हो गई। कई बार सीधे सीधे अरेंज करने कह दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जो जितनी भी डायनेस्टीज थी दिल्ली सल्तनत में सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक ही जैसी थी। तो इन लोगों ने फ्रीक्वेंट प्लंडर किया है, मतलब टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रक्शन, रेड्स, ठीक है, लूटमार करी है, तो ये सब ये लोग करते थे। शॉर्ट रेन रहा है सबका, मतलब अगर आप देखेंगे जितने भी रूलर्स रहे हैं उनका जो रेन रहा है बहुत लंबा नहीं रहा है, एवरेज जो है वो 9 साल का रेन है सभी का। वायलेंट सक्सेशंस, जब सक्सेशन मतलब एक से दूसरा रूलर जब बनना होता था, जैसे मान लीजिए इसकी डेथ हो गई तो इसके बाद जब दूसरा कोई किंग बनेगा, रूलर बनेगा, ठीक है, सुल्तान बनेगा, तो इनके साथ में और भी कई सारे लोग खड़े होंगे जो कहेंगे हमको भी रूलर बनना है। हो सकता है इनके भाई हो, इनके चाचा हो, भतीजों कोई हो। तो यहाँ पर लड़ाई होगी, ठीक है, इन तीनों में, चारों में, पांचों में लड़ाई होगी और फिर जो जीतेगा वो क्या बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा, दिल्ली सुल्तान बन जाएगा। प्लंडर पर टैक्सेस फंडेड लग्जरी ऑफ कोर्ट। अब यही जो प्लंडर होता था, चाहे वो टेम्पल्स का होता हो, चाहे घरों का होता हो, प्लस जो टैक्सेस लिए जाते थे लोगों से, इसी से ही जो कोर्ट की लग्जरी थी वो करी जाती थी। मतलब कोर्ट में लग्जूरियस आइटम्स आते थे, ठीक है, बहुत सारा शान और शौकत होती थी, तो इन्हीं के पैसे से होती थी। जिजिया टैक्स भी लिया जाता था, किससे, नॉन मुस्लिम से। तो जो नॉन मुस्लिम्स होते थे वो जिजिया टैक्स भी दिया करते थे। तो जिजिया टैक्स याद रखिएगा, नॉन मुस्लिम्स पे कर था, टैक्स था। आगे बढ़ते हैं, इंस्लेवमेंट एंड स्लेव ट्रेड। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक चीज होती थी, स्लेव की ट्रेडिंग होती थी। लोगों को पकड़ लिया जाता था, उनको अपना स्लेव बना लिया जाता था और उनका फिर ट्रेड किया जाता था। मान लीजिए कोई दूसरी कंट्री से आता था, कहता था कि हमको ये स्लेव अच्छा लग रहा है, तो उसको क्या करता था, खरीद के लेके चला जाता था। तो ये बड़ी खतरनाक चीज थी। अगर की रूलर्स देखा जाए, इसमें कौन कौन से की रूलर्स रहे हैं दिल्ली सुल्तनत में, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता हो जो गया
कि खिलजी एम्पायर से था ये। इसने टाइटल लिया था जिसका नाम था सिकंदर सानी, और सिकंदर सानी का मतलब क्या है, सेकंड अलेक्जेंडर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में, इसने अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था। डिफेंडेड अगेंस्ट मंगोल्स, और मंगोल्स के अगेंस्ट इसने इंडिया को, मतलब जो एम्पायर थी उसकी, डिफेंड भी किया था। मंगोल अटैक करना चाह रहे थे लेकिन ये बार बार क्या करता था, बचा लेता था अपने एम्पायर को। तो ये एक अच्छी बात थी अलाउद्दीन खिलजी की। मलिक कफूर जो है उसने कैंपेन लीड किया था कहाँ पर, साउथ इंडिया में। और साउथ इंडिया में कुछ इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी, जैसे यादवाज वहाँ पर थे देवगिरी के, ठीक है। ककातिया वारंगल में थे, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे और भी 2 डायनेस्टीज थी जहाँ पर इसने क्या किया था, प्लंडर किया था और वहाँ की डायनेस्टीज को जीत लिया था। और वहीं से ये कोहिनूर की हीरा लेके आता है और किसको देता है, अलाउद्दीन खिलजी को देता है, गोलकोंडा से ले आया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी में दिखा देते हैं। देखिए आप लोग एक सिक्का देख पा रहे होंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का सिक्का है, ठीक है। इसमें क्या है, कॉइन मिंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी विच बियर्स द इंस्क्रिप्शन सिकंदर सानी। उर्दू में लिखा हुआ है, जो पढ़ पाएंगे वो ठीक से पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़ सकते हैं वो नहीं समझ पाएंगे इसको। सिकंदर सानी लिखा है जिसका मतलब क्या है, सेकंड अलेक्जेंडर है पर्शियन में, ठीक है। तो आप ये सिक्का देख सकते हैं। तो ये सिक्का सिल्वर का है और किसने चलवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने चलवाया था। अगला इंपॉर्टेंट रूलर जो है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बारे में बात होगी। तो ये बहुत ही एम्बिशियस था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन इसने जो भी पॉलिसीज बनाई वो क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। जैसे पहली जो पॉलिसी थी उसका नाम था कैपिटल शिफ्ट दिल्ली। इसका मतलब क्या है, इसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दिया था, दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाह रहा था सदर्न एम्पायर पे। तो दौलताबाद जो है साउथ में, मेनली महाराष्ट्र के साइड में आप देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन बाद में क्या उसको लगा कि गलत काम कर दिया था इसने, और फिर इसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी उसको दोबारा रीशिफ्ट किया, मतलब दोबारा दिल्ली शिफ्ट किया। मतलब पहले दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, फिर इसको लगा कि हमारा डिसीजन गलत हो गया, तो इसने फ्री शिफ्टिंग करी दौलताबाद से दिल्ली। तो इसमें बहुत सारे लोग मर गए, बहुत दिक्कतें हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये सब हुआ। दूसरा इसने इम्पोर्टेंट एक मेजर लिया था, टोकन करेंसी चलाई थी। जैसे आज जो आप देखते हैं वो जो करेंसी है वो टोकन करेंसी होती है। टोकन करेंसी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, तो उस पर 100 रुपये लिखा है केवल, बाकी उस नोट की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 2 रुपये भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी करेंसी को कहते हैं टोकन करेंसी। तो लोगों ने क्या किया, जैसे इसने तांबे के मान लीजिए सिक्के चलाए, कॉपर के, ठीक है। तो कॉपर के जब सिक्के चलाए तो लोगों ने घर में ही अपने सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया था, बिल्कुल सेम जैसा इसके सिक्के थे, बिल्कुल उसी तरीके का। तो इसकी जो फाइनेंसेस थे, मतलब जो इसका दिल्ली सल्तनत का जो एक तरीके से कह सकते हैं रेवेन्यू था, पूरा चौपट हो गया था, और इसकी ये पॉलिसी भी फेल हो गई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम देखिए दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक बैठा हुआ है यहाँ पर अपने गद्दी पे, और जो भी इसके कोर्ट में लोग आते थे उनसे बात करता था। पीछे देखिए हाँ कांक रहे हैं सब, ठीक है। तो ये एक ड्राइंग बनाई गई है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दी हुई है। तो 19th सेंचुरी पेंटिंग है ये, मोहम्मद बिन तुगलक इन हिज कोर्ट। इसके बाद एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है जिसका नाम है तिमूर इन्वेजन। मतलब तिमूर नाम का एक ऐसे समझ सकते हैं कि लुटेरा है, और ये भारत में आएगा इन्वेजन करने के लिए 1398 में। मासिव डिस्ट्रक्शन करेगा, मतलब बहुत लूटपाट करेगा, दिल्ली में बहुत लोगों को मारेगा, सबका सामान लूट लेगा, सबके हीरे जेवरात सब जो थे वो लूट के लेके चला गया था। विड्रॉल लेफ्ट क्योस लोधी लास्ट सल्तनत रूलर्स। तो ये बात याद रखिएगा कि लोधी जो थे वो लास्ट सुल्तान के रूलर्स थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर कौन है, लोधी। और तिमूर इन्वेजन का आपको ईयर याद रखना है, 1398 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत जो थी, इसको कौन कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिन्होंने रेजिस्टेंस दिया, मतलब जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, खड़े हुए, लड़ाई करी, इसके बारे में आपको बात करनी है अब यहाँ पे। तो ईस्टर्न गंगा किंगडम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है ये, उड़ीसा की है, और इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं जिनका नाम है राजा या रूलर नरसिम्हदेव वन। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि नरसिम्हदेव वन जो है वो किस डायनेस्टी के रूलर हैं, तो ईस्ट गंगा या ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर हैं। और इन्हीं गंगा डायनेस्टी ने क्या बनवाया था, कोणार्क सन टेम्पल जो है वो बनवाया था, ठीक है। इनको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी एक इमेज दिखाई है, ये आप देख सकते हैं, ये है नरसिम्हदेव, और इनके आसपास आप देख सकते हैं लोग बैठे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पूजा वूजा भी लोग करते थे, बड़ा इनको चमत्कारी माना जाता था।
A statue depicting Narasimhadev once seated on his throne surrounded by attendants and musicians। तो म्यूजिशियन है, अटेंडेंट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ म्यूजिक वाली चीज ली हुई है सब, ठीक है। तो इस तरीके से था गंगा डायनेस्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर जिसने रेजिस्ट किया था दिल्ली सल्तनत को। इसके बाद आते हैं मुसुनुरी नायक्स। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तेलुगु के चीफ्टेन्स हुआ करते थे। कॉन्फेडरेसी ऑफ 75 चीफ एक्सपेल्ड सुल्तनत फ्रॉम वारंगल। अब इन लोग ने वारंगल में क्या किया था, 75 एक समझ सकते हैं 75 सरदारों का ये ग्रुप था, कॉन्फेडरेशन था, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरीके से वारंगल से हटा दिया था, भगा दिया था, ठीक है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था होयसल, ठीक है। इनको होयसालास भी पढ़ाया था, वैसे होयसल है ये, ठीक है। ये कहाँ रूल करते थे, कर्नाटका में रूल करते थे। फेंडेड ऑफ अटैक बट डिक्लाइंड, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि अटैक इन पे भी हुआ, ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके, अब आपको पता है, अभी हमने देखा था होयसल जो था उस पर किसने अटैक किया था, तो मलिक कफूर ने अटैक किया था। और मलिक कफूर बड़ा खतरनाक आदमी था, इसने होयसल को हरा दिया था। लेकिन बाद में इसके कई सारे रूलर्स होते हैं, होयसल एम्पायर जो था वो क्या होता है, मर्ज हो जाता है किसके साथ में, विजयनगर एम्पायर के साथ में। राणा कुंभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ के थे ये। इन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट बनवाया था और इन्होंने भी इन्वेजन जो दिल्ली सल्तनत वाले लोग करते थे उसको रेजिस्ट किया था। तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट भी देख लीजिए, बड़ा अच्छा फोर्ट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मूर्ति बनी हुई है, ये किसकी है, होयसल वालों की है। इन लोग ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, कहाँ पर, बेलूर में। तो बेलूर के जो मंदिर है वो मेनली किस डायनेस्टी ने बनवाए हैं, होयसल डायनेस्टी ने बनवाए हैं। और होयसल की जो कैपिटल थी उसका नाम भी याद रखिएगा, हालेबीडु थी, ठीक है, हालेबीडु, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं एक आर्किटेक्चर है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कहाँ का आर्किटेक्चर है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसके बाद देखिए राणा कुंभा वाली जो बात कर रहे थे, कुंभलगढ़ फोर्ट है, ठीक है, ये अरावली हिल्स पे है। तो ये बनवाया था मेनली रेजिस्टेंस के लिए, कि कोई मान लीजिए दिल्ली सल्तनत वाले आते हैं इधर से रेजिस्टेंस करने के लिए, ठीक है, इन पे आक्रमण करने के लिए, तो ऊपर बैठे होंगे इनके लोग और इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे और ये लोग हार जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही लंबी यहाँ पर एक दीवार है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके की। आगे बढ़ेंगे हम लोग, विजयनगर एम्पायर देखेंगे। ये 1336 से 1565 तक रहा है एग्जिस्टेंस में। इसको फाउंड किसने किया था, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। ये मेनली पहले तुगलक गवर्नर्स थे, इन्होंने ही यहाँ से इंडिपेंडेंस लेके अपना एक नया एम्पायर फाउंड कर लिया था जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। इनकी जो कैपिटल थी वो हम्पी थी, ठीक है, विजयनगर की। राइवलरी जो थी, मतलब इनकी जो दुश्मनी मेनली थी वो किससे थी, तो बहमानी सुल्तनत से थी, डेक्कन सुल्तनत से थी। मतलब दक्कन में बहुत सारे सुल्तान थे, जैसे गोलकुंडा का सुल्तान हो गया, बहमानी हो गए, बिदार हो गए, तो और भी कई सारे थे। तो इनकी मेन इनसे दुश्मनी रहती थी, क्योंकि देखिए पड़ोसी जब भी होता है, दुश्मनी हमेशा पड़ोसियों से ही होती है, तो वही वाला हाल यहाँ पे भी था। आप ये देख सकते हैं, ये एक टेम्पल टाइप का बनाया गया है, मतलब एक पिक्चर दिखाई गई है, सेक्शन ऑफ रुइंस ऑफ विजयनगर सिटी प्रेजेंट डे हम्पी। तो एक पूरा सेक्शन है, किस तरीके से लूटमार मचाई गई थी, सब तोड़ ताड़ दिया गया था। अ लार्ज बिल्डिंग इज दी विरूपाक्ष टेम्पल। तो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, टेम्पल देख रहे हैं, इसका नाम है विरूपाक्ष टेम्पल। तो आपको पता चल गया विरूपाक्ष टेम्पल किस एम्पायर का पार्ट था, तो ये विजयनगर एम्पायर का पार्ट था। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका नाम है कृष्णदेव राय, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1509 से 1529 तक इन्होंने रूल किया है। तो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे यहाँ के, इन्होंने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था। लिटरेचर को भी ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, पैट्रॉन थे उसके। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त मल्याद, ठीक है। तो ये पूछी आती है, अमुक्ता मल्याड, ये तेलुगु में लिखी थी, ठीक है। तो ये पूछी आती किसने लिखी। इन्होंने कई सारे टेम्पल्स को भी सपोर्ट किया था, जैसे तिरुपति टेम्पल हो गया, विट्ठल टेम्पल हो गया हम्पी पे, इसको इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था, पैसे प्रोवाइड किए थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक तरीके से समझ सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन किया था इन सब टेम्पल्स का। सिटी डिस्क्राइब बाय पुर्तगाली ट्रैवलर दोमिंगो पीस एज लार्ज एज रोम। अब देखिए इनके टाइम पे दोमिंगो पीस जो है ये आया था विजयनगर एम्पायर में। ये पुर्तगाली ट्रैवलर था, आपसे पूछा जा सकता है दोमिंगो पीस जो है ये कहाँ का ट्रैवलर था, तो पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का था, ठीक है। और इसने क्या कहा है कि जो विजयनगर एम्पायर है वो कितना बड़ा है, रोम की तरह बड़ा है,
एज लार्ज एज रोम इसने बताया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डोमिंगो पेस जो है किसके टाइम पे आया था, तो कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। कहाँ का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। और इसने किस एम्पायर को एज लार्ज एज रोम बताया था, तो विजयनगर एम्पायर को बताया था। तो इसके बाद एरियाज देख लेते हैं मैप में, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। तो ये देखिए मैप है, एनसीईआरटी का ही है। इसमें देखिए कुछ एरियाज बताए गए हैं, जैसे आप यहाँ पर जहाजनगर वाला एरिया देख पा रहे होंगे जो ऑरेंज से है, ये आपकी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का होगा। इसके बाद ये जो ऊपर एरिया दिखाई पड़ रहा है ब्लू से, तो ब्लू से जो एरिया है वो लोधी डायनेस्टी का है। लोधी डायनेस्टी कहाँ तक देखिए रही है, तो ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा जो ब्लू से दिखाई पड़ रहा है सब लोधी डायनेस्टी का एरिया है। इसके बाद नीचे ये वाला जो एरिया पूरा दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है, ये ऑरेंज वाला, ये होयसल टेरिटरी है। ठीक है, होयसल वाला जो रूलर्स यहाँ पर रूल करते थे क्या थी, हेलेबिडु थी। और बेलूर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर वंदिर भी बनवाए गए हैं। मदुरई भी इसी में ही था। और बाकी आप देख रहे हैं जो इससे बना हुआ है इस तरीके से, जिसमें स्ट्रेट लाइंस आपको दिखाई पड़ रही होंगी, पूरे मैप में स्ट्रेट लाइंस दिखाई पड़ रही जहाँ जहाँ। तो ये सब क्या है, ये सब तुगलक डायनेस्टी, मतलब तुगलक डायनेस्टी का रेन देखिए कितना ज़्यादा था। ठीक है, यही केवल इसमें दिखाने की कोशिश करी गई, मतलब पूरे भारत में अप्रॉक्सीमेट इनका रेन हुआ करता था। केवल कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में, आज के भारत के अलावा जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ तक इनका रेन हुआ करता था। डिक्लाइन देख लेते हैं किस तरीके से डिक्लाइन हुआ है विजयनगर एम्पायर का। तो बैटल ऑफ तल्लीकोटा हुआ है, तो इसमें हुआ क्या, कोएलिशन हो गया था डेक्कन सुल्तनत का, जिसमें इन लोग ने क्या किया था, मिलके विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। ठीक है, तो कोएलिशन मतलब एक ग्रुप बना लिया था, जितने डेक्कन के सुल्तान थे सबने मिलके ग्रुप बना लिया था और इन्होंने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया था। सिटी को सैक कर दिया था, मतलब सिटी को तहस नहस कर दिया था। और जो एम्पायर था, जो विजयनगर एम्पायर था, ये छोटे छोटे नायक स्टेट्स में ब्रेक हो गया था। आगे बढ़ते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट क्या है इससे रिलेटेड अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा। तो आर्किटेक्चर की बात करी जाए तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत काम हुआ है, जैसे कुतुब मीनार बना है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनी है, दोनों चीज़ दिल्ली में है। कोणार्क सन टेम्पल जो है ये उड़ीसा में है। इसके बाद होयसल के टेम्पल्स बने हैं, है ये। कुंभलगढ़ का फोर्ट है, राजस्थान में है। विट्ठल टेम्पल हो गया। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर पिलर्स हैं। ठीक है, अब विट्ठल टेम्पल आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है ये आपका विट्ठल टेम्पल है। यहाँ पर जो पिलर्स हैं, इसमें म्यूज़िकल नोट्स क्रिएट होती हैं, जब इनको थोड़ा सा स्ट्राइक किया जाता है, बजाया जाता है, तो इसमें से धुनें निकलती हैं, तो इसीलिए इसको म्यूज़िकल नोट्स का टेम्पल भी कहा जाता है। ये आपका कुतुब मीनार हो जाएगा और ये आपका कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का एक प्लेस है। ठीक है, वो दी गई है। टाइटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेन टाइटल्स अगर देखेंगे इन रूलर्स के क्या क्या हैं, तो पहला जो है वो गजपति है। तो गजपति जो टाइटल है, गजपति का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ये उड़ीसा के रूलर्स के लिए यूज़ किया गया है। नरपति का मतलब है लॉर्ड ऑफ मैन, ये विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के लिए यूज़ किया गया है। अश्वपति, अश्व का मतलब होता है हॉर्सेस, तो लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, ये बहमानी सल्तनत जो थी, ठीक है, वही डेक्कन सल्तनत वाले लोग थे ये, तो उनके लिए यूज़ किया गया अश्वपति। और छत्रपति जो आपको पता ही होगा, मराठास के लिए यूज़ किया गया लॉर्ड ऑफ अम्ब्रेला। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर आपको चीफ डायनेस्टीज और उनका एरिया दे दिया गया है। जैसे दिल्ली सल्तनत आप देखेंगे नॉर्थ में थे। अहोम्स अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर थे, ये असम में थे, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चीफ डायनेस्टी है। ईस्टर्न गंगा किंगडम जो है ईस्ट में थी, उड़ीसा में थी। गजपति किंगडम अगर आप देखेंगे तो इसी तरफ ही थे लोग थोड़ा सा। होयसल जो है साउथ के हैं, तो विजयनगर एम्पायर हो गए, होयसल हो गए। बहमानी सल्तनत जो है ये भी साउथ के ही हैं, बस थोड़े से वेस्ट के हैं, साउथ वेस्ट के। राजपूत वेस्ट के हैं। इसके बाद सिख जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के हैं या नॉर्थ के हैं। तो ये सब हो गए इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज हैं। अब आते हैं हम लोग मुगल एम्पायर को डिस्कस करेंगे कि इनका फाउंडेशन कैसे हुआ, कैसे लोग क्रिएट हुए, कैसे बने इंडिया में। तो 1526 में एक बैटल होती है जिसको कहा गया बैटल ऑफ पानीपत। इसमें बाबर ने किसको हरा दिया था, तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। बाबर याद रखिएगा डिसेंडेंट था किसका, तिमूर का और मंगोल का। ठीक है, तिमूर जो है, मंगोल जो है, मतलब इसके फादर जो है
वो मतलब एक तरफ से की तरफ से वो मतलब वो और मदर की तरफ से वो मंगोल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कहा क्या है कि पहली बार इंडिया में गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था किसी वॉर में, फील्ड आर्टिलरी मतलब तोपों का इस्तेमाल हुआ था, मैच लॉक गन्स का इस्तेमाल पहली बार इंडिया में वॉरफेयर हुई थी तो उसमें हुआ था, और ये किसने किया था? बाबर ने किया था। यहाँ से दिल्ली सल्तनत का एंड होता है, क्योंकि आपको पता है लास्ट रूलर कौन है दिल्ली सल्तनत का? इब्राहिम लोदी है। ठीक है, और मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? बाबरनामा है। ठीक है, कैंडिड है, कल्चर्ड है, पोएटिक इंटरेस्ट बताया गया इसका है, एनिमल्स में, प्लांट्स में, एनिमल प्लांट में इसका इंटरेस्ट था। ये रूथलेस भी था, बहुत ज़्यादा इसने स्लॉटर किया है, लोगों को कत्लेआम किया है, इंस्लेवमेंट, लोगों को बंदी बनाया है। स्कल जो खोपड़ी होती है उसके टावर तक बना दिए थे इसने। इस तरीके से लोगों को मारता था, क्रूरता करता था, डराता था। बाबर फाउंड इंडिया कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स, तो यहाँ पर उसको बहुत सारी चीज़ अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन यहाँ के वेल्थ और रिसोर्सेज की वजह से वो वापस जहाँ से आया था वहाँ नहीं गया। देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग भी दी गई है, इस ड्राइंग में आपको सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जो भी लड़ाई उड़ाई हुई है बैटल ऑफ पानीपत, उसी का ही मेनली ये सीन है जो दिखाया गया है इसमें। बाबर की डेथ कब होती है? 1530 में, 1530 में बाबर मरता है, और इसका जो लड़का है हुमायूं वो गद्दी पे बैठ जाता है। बस ये स्ट्रगल फिर बाद में बहुत करता है, क्योंकि इसके ही समकालीन मतलब इसके ही टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होता है शेर शाह सूरी। ठीक है, और ये अपना सूर एम्पायर को इस्टेब्लिश कर लेता है और हुमायूं को भारत से भगा देता है। फिर ये बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है, जैसे रोड्स क्रिएट कराता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स करता है, करेंसी रिफॉर्म्स करता है, तो इसके लिए शेरशाह सूरी बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने आज भी सुनी होगी जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड कहा जाता है, शेरशाह सूरी ने ही रिपेयर कराई थी, बनवाई थी। ठीक है, हेमू जो है ये रूल करता है दिल्ली में। ठीक है, ये मेनली है कौन हेमू? तो ये जो सूर एम्पायर थी उसी का ही एक कमांडर था। लेकिन ये डिफीट हो जाता है, मार दिया जाता है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में बाय अकबर। तो अकबर और इसके साथ कौन था? बैरम खान था। ठीक है, तो अकबर और बैरम खान मिलके हेमू को मार देते हैं। कहा जाता है कि लड़ाई चल रही थी तो हेमू के आंख में तीर लग जाता है, और उस तीर की वजह से हेमू गिर जाता है, और पूरी उसकी आर्मी जो थी वो तितर बितर हो जाती है, बिखर जाती है, और ये अंत में मार दिया जाता है, आर्मी हार जाती है। अकबर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका रेन 1556 से 1605 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 49 ईयर्स तक रहा है। अप्रॉक्सीमेटली वैसे आप 50 भी कह सकते हैं, रहा है इसका रेन। 13 साल में ही इसको एम्परर जो था डिक्लेयर कर दिया गया था हुमायूं की डेथ के बाद। जो इसने मेन लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, राजपूताना की तरफ भी इसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, गुजरात, बंगाल, डेक्कन। ठीक है, तो इन सब एरियाज पे कब्जा करने के लिए अकबर ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई चित्तौड़गढ़ की है, 1568 में लड़ी थी। यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा, ब्रूटल सीज किया, मास किलिंग्स, बहुत सारे लोगों को मारा है। और वुमेन जो थी, राजपूत वुमेन थी, इन लोग ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था, क्योंकि ये मानती थी पकड़े जाने से अच्छा है, शत्रुओं के पकड़े जाने से अच्छा है कि हम आत्महत्या कर लें। ठीक है, तो ये आग में कूद जाती थी और अपने को आत्महत्या कर लेती थी अपनी। ठीक है, तो ये बहुत बुरी स्थिति होती थी और बहुत ही ख़राब कंडीशन हो जाती थी ऐसे। तो पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स इसकी क्या-क्या हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैरिज अलायंसेस इसने करे हैं राजपूत के साथ, मतलब राजपूत जो होते थे उनकी डॉटर्स के साथ, उनकी सिस्टर्स के साथ ये शादी करके अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश करता था। रीजनल लीडर्स को इसने वेलकम किया है। जिजिया टैक्स, ये बहुत ही अच्छी काम भी इसने किया है, जैसे जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था उसको ख़त्म कर दिया। सुलह कुल को इसने प्रमोट किया है, पीस विद ऑल मतलब सारे रिलीजन में एक पीस होनी चाहिए, ये सब इसने प्रमोट किया है। इनकरेज इंटरफेथ डायलॉग्स, मतलब आपस में एक दूसरे के जो फेथ हैं, जैसे जो रिलीजन है, तो सारे के सारे रिलीजियस लीडर्स आपस में एक दूसरे से डिबेट करते थे, डायलॉग्स करते थे, बताते थे अपने अपने रिलीजन के बारे में, इसी को इसने इनकरेज किया है। एक ट्रांसलेशन हाउस इसने क्रिएट किया था फतेहपुर सीकरी में, और वहाँ पर उसने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। जैसे महाभारत को इसने ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, तो उसका नाम रखा गया रज्मनामा। आपसे पूछा जा सकता है रज्मनामा जो है किसका ट्रांसलेशन है? तो महाभारत का ट्रांसलेशन है। इसी तरीके से रामायण को भी इसने ट्रांसलेट करवाया है, श्रीमद् भगवद गीता को भी ट्रांसलेट करवाया,
और पंचतंत्र को भी ट्रांसलेट कराया। पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जिसको इसने ट्रांसलेट करवाया था। यहाँ पर देख सकते हैं पर्शियन में पूरी एक स्टोरी है जो लिखी है यहाँ पर, जो लोग पढ़ लेते होंगे उर्दू वो जानते होंगे। और यहाँ पर श्री राम है, भगवान श्री राम है, ये हिरण को मार रहे हैं, इसका मतलब ये रामायण से रिलेटेड है। ठीक है, तो रामायण का क्या किया इसने? ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, करवाया है, किया तो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो इसने मनसबदारी सिस्टम क्रिएट करी थी, मतलब ऑफिसर्स जो थे जो उनको रैंक दी जाती थी। आज भी आप देखेंगे तो ऑफिसर्स को रैंक दी जाती है। पहले ऑफिसर्स को रैंक जो है वो नंबर्स में दी जाती थी, मतलब जो सबसे छोटा मनसब था वो 10 का था, बड़ा मनसब 5000 का हुआ करता था। तो इस तरीके से जिसके पास जितना बड़ा मनसब होता था वो उतना बड़ा अधिकारी माना जाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस की बात अगर करें तो टोडरमल ने इसका बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मेंटेन किया था। इंट्रोड्यूस्ड एफिशिएंट लैंड रेवेन्यू सर्वेज, इन्होंने लैंड रेवेन्यू सर्वेज करवाया, असेसमेंट करवाया, मतलब लैंड रेवेन्यू का तरीका पूरा इन्होंने डेवलप किया था टोडरमल ने। कल्चर से रिलेटेड अगर अकबर का देखा जाए तो खुद तो ये बहुत ज़्यादा इलिटरेट था, इसको कुछ पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं पता था, लेकिन इसने पर्शियन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, इंडियन थॉट्स को प्रमोट किया है, आर्ट को प्रमोट किया है, म्यूज़िक प्रमोट करी है, आर्किटेक्चर को प्रमोट किया है। आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे फतेहपुर सीकरी हो गया, यहाँ पर पंचमहल है, तो पूरे फतेहपुर सीकरी को इसने मेंटेन किया है। यहाँ पर बहुत सारे मतलब आर्किटेक्चर वाले पॉइंट्स बनवाए हैं, आर्किटेक्चर बेस्ड बिल्डिंग्स बनवाई हैं, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पंचमहल। इसका कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? तो ये अबुल फजल था। इसने 2 किताबें मेनली लिखी हैं, आईने अकबरी और अकबरनामा। आपसे पूछा सकता है आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी है। ये पंचमहल है फतेहपुर सीकरी का, इसमें आप देखेंगे 5 स्टोरीज हैं। ठीक है, 5 मंजिला है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसीलिए इसको पंचमहल कहा जाता है। इसका अगर सक्सेसर देखा जाए बाद में इसके कौन आया, तो जहांगीर इसका लड़का, ये भी आर्ट का पैट्रॉन था। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग का पैट्रॉन था, आर्किटेक्चर भी इसने बहुत सारे करवाए हैं, और एम्पायर को इसने कहाँ तक एक्सपेंड करा दिया? टेक्कन तक इसका एक्सपेंड हो गया था एम्पायर इसके टाइम पे। शाहजहां भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, 1628 से 1658 तक, मतलब 30 ईयर्स का इसका रूल रहा है। इसने ताजमहल बनवाया था मुमताज महल की याद में। रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट जो हो गया दिल्ली में और आगरा में, जिसको आगरा फोर्ट कहते हैं, वो सब इसने बनवाया था। कंटिन्यूएशन ऑफ मुगल आर्किटेक्चरल गोल्डन एज, तो गोल्डन एज हो गई थी मुगल आर्किटेक्चर की। अगर आप देखेंगे इसके टाइम पे जो एज थी वो गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा आर्किटेक्चर का काम इसके टाइम पर हुआ था। फेज रिबिलियंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन, तो बहुत सारे लोगों ने आक्रमण करने की कोशिश भी करी है शाहजहां के टाइम पे। तो जब आक्रमण होता है, लड़ाइयाँ होती है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस अपने आप से आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके एम्पायर में आ गई थी। फिर औरंगज़ेब आता है, सबसे खतरनाक, अप्रॉक्सीमेटली 50 साल तक इसका भी रेन होता है। सबसे बड़ा रेन माना जाता है, लॉन्गेस्ट मुगल रेन है इसका। सीज्ड थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ब्रदर दारा शिकोह, तो देखिए औरंगज़ेब को ऐसे ही गद्दी नहीं मिल गई थी। ठीक है, औरंगज़ेब ने अपने भाइयों को मारा था, ठीक है, सबको हराया, और लास्ट में जो मेन दावेदार था दारा शिकोह, इसको मार दिया था और इम्प्रिजन कर दिया था अपने बाप को, जिसका नाम था शाहजहां। तो शाहजहां को पहली बार बंदी बना लिया था आगरा फोर्ट में, और दूसरा ये है कि अपने भाई दारा शिकोह को मार दिया था, क्योंकि शाहजहां जो थे वो दारा शिकोह को बनाना चाह रहे थे किंग। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिसीज थी, इसके अंदर जो एटीट्यूड था वो दूसरी तरीके का था एज कम्पेयर टू औरंगज़ेब, और औरंगज़ेब की वजह से मुगल एम्पायर का डेथ भी होती है आगे चल के। इसके मिलिट्री कैंपेन्स अगर देखे जाएं औरंगज़ेब के, तो क्या क्या है? तो एक्सपेंडेड एम्पायर टू ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन अगर एम्पायर का हुआ है तो इसी टाइम पे हुआ है, तो डेक्कन तक पहुंच गया था एम्पायर पूरा। ठीक है, स्पेंड लास्ट 25 ईयर्स इन कॉन्स्टेंट वॉर, तो आखिरी के जो 25 साल रहे इसके रेन के, उसमें केवल लड़ाइयाँ ही हुई हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेजरी थी, जो फाइनेंसेस थे, वो पूरी तरीके से ड्रेन हो गए थे, समाप्त हो गए थे, क्योंकि लड़ाई में अक्सर क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। रिलीजियस पॉलिसीज़ अगर देखी जाए इसकी, तो ऑर्थोडॉक्स सुन्नी था, मतलब बहुत ही कट्टरवादी था, सुन्नी था, बहुत ही सिंपल लाइफ इसकी रहती थी। रीइम्पोज, अब देखिए अकबर ने जिजिया टैक्स को ख़त्म किया था, इसने फिर से रीइम्पोज कर दिया। पिलग्रिमेज टैक्स को अकबर ने ख़त्म किया था, इसने फिर इम्पोज कर दिया, मतलब नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ था, आप ऐसे यहाँ से इसको समझ सकते हैं।
ठीक है, तो ये नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट इसकी पॉलिसीज थी। ऑर्डर डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, तो सारे टेम्पल्स को इसने तोड़वाने का ऑर्डर दे दिया था। मेन टेम्पल जैसे बनारस के हो गया, काशी विश्वनाथ, मथुरा का टेम्पल हो गया, सोमनाथ हो गया, जैन टेम्पल्स हो गए, सिख गुरुद्वारा हो गए, सब इसने तोड़वाने का आदेश दे दिया था। केवल सुन्नी मतलब केवल अगर हिंदूज के साथ ही इसने अत्याचार नहीं किया है, साथ ही साथ नॉन सुन्नी जो होते थे जैसे सूफीज हो गए, शियाज हो गए, उनके साथ भी बड़ा अत्याचार किया है। जोरोएस्ट्रियंस के साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार औरंगजेब ने किया है। लेकिन अंत में इसको अपनी गलतियों का एहसास होता है और आखिरी जब ये पत्र लिखता है तो उसमें इसने अपने रूल को एक सफरिंग के रूप में बताया है, खराब अपना रूल बताया है और फ्यूचर में लिटिल होप की बात भी करी है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। रेजिस्टेंस एंड रीजनल पावर्स, तो रेजिस्टेंस और रीजनल पावर जो इसके टाइम पे जनरेट होती है औरंगजेब के टाइम पे, उसमें मेनली पहले जाट पीजेंट्री थे, ये खड़े होते हैं एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के खिलाफ। ट्राइबल ग्रुप्स खड़े होते हैं जैसे भील हो गए, गोंड हो गए, संथाल हो गए, कोच हो गए, ये सब टैक्सेशन को रेजिस्ट करते हैं, एनेक्सेशन को रेजिस्ट करते हैं जो उस समय औरंगजेब कर रहा था इनके एरियाज में। रानी दुर्गावती बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं जो अकबर से लड़ती हैं मेनली। ठीक है, यहाँ पर जो पावर्स हैं ये केवल औरंगजेब के खिलाफ ही नहीं खड़ी हुई है, पूरे मुगल एम्पायर का ही दिया हुआ है इसमें। तो मुगल एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे उनमें कहीं ना कहीं ये इन सब का रोल रहा है जिन लोगों ने रेजिस्टेंस किया है। तो रानी दुर्गावती गढ़ किंगडम की थी, गोंड क्वीन थी। इन्होंने अकबर के साथ लड़ाई करी, अकबर का जो जनरल असफ खान था उसके साथ लड़ाई करी है। ठीक है, और हार नहीं मानी। ठीक है, डेथ हो गई, हालांकि मार दी गई थी बैटल में 40 साल में, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी और ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, एक बहुत ही ब्रेव क्वीन थी, बहुत ही ब्रेव वुमेन थी और आज भी इनको बहुत ज़्यादा प्रे किया जाता, मतलब इनको बहुत ज़्यादा आज अगर देखा जाए तो एक मोटिवेशन के रूप में माना जाता है। ठीक है, जो इस एरिया के लोग हैं ये हैं रानी दुर्गावती, उन्हीं की बात हो रही थी। राजपूत में भी देखेंगे तो राजपूतों ने भी बहुत संघर्ष किया है, रेजिस्टेंस किया है मुगल एम्पायर के खिलाफ। जैसे राणा सांगा थे, इन्होंने बाबर से लड़ाई करी लेकिन हालांकि हार गए बैटल ऑफ खानवा में जो 1527 में हुआ था। इसके बाद महाराणा प्रताप जो थे इनका तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई अकबर के साथ में, और ये भी बैटल ऑफ हल्दी घाटी इनके साथ, मतलब अकबर के साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लड़ते हैं, हारते नहीं हैं, जंगल में चले जाते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर वहाँ से करते हैं, लगातार छुप छुप के वार करते हैं और इनको बहुत ही सपोर्ट मिल गया था, भील जो ट्राइब थी उसका सपोर्ट मिल गया था। तो अगर आप मेवाड़ का एम्बलम देखेंगे उसमें एक तरफ महाराणा प्रताप खड़े हैं तो दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो भील के वॉरियर्स खड़े हुए हैं। ठीक है, लेटर राजपूत रेबिलियंस अंडर औरंगजेब, दुर्गादास राठौर ऑफ मारवाड़। तो बाद में अगर देखा जाए तो औरंगजेब के खिलाफ भी कई सारे राजपूत रेबिलियंस हुए जिन्होंने रिबेल करने की कोशिश करी, इसके खिलाफ होने की कोशिश करी, अगेंस्ट इसके खड़े होने की कोशिश करी। जैसे दुर्गादास राठौड़ है मारवाड़ के, तो इनका भी नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। ये अब लड़ाई देख सकते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो रही है, उसी का ये एक चित्र है। ठीक है, कितने सारे लोग लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, उदयपुर पैलेस से लिया गया है ये चित्र। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस, सक्सेसफुल रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है अहोम्स का, जो कि असम के थे। इन लोग का एक यूनिक पाइक सिस्टम हुआ करता था जिसमें लेबर और मिलिट्री सर्विसेज दी जाती थी लैंड राइट्स के लिए। ठीक है, मतलब लेबर और मिलिट्री सर्विस करनी पड़ती थी अगर लैंड राइट्स लेना है, तो ये असम का अहोम किंगडम की एक खास चीज़ थी। इन लोगों ने अपनी टेरिटरी को डिफेंड किया, गुरिल्ला टैक्टिक्स क्रिएट करी, मतलब इन लोगों ने यूज़ करी मुगलों को हराने के लिए। और बैटल ऑफ सराय घाट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1671 में हुई थी, याद रखिएगा। इसमें लक्षित बोरफुकन, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, और इन्होंने मुगल फोर्सेस को हराया था ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ठीक है, तो लक्षित बोरफुकन के लीडरशिप में ये चीज़ हुई थी जिसको नाम है, जिस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सराय घाट। तो देखिए एक प्लेग है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे अहोम के कुछ लड़ाकू लोग हैं जो लड़ने जा रहे हैं, तो ये दिखाया गया है सरायघाट वॉर मेमोरियल पार्क में। इसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टैच्यूज बने हुए हैं, ये वही सरायघाट से रिलेटेड है, बैटल ऑफ सरायघाट से रिलेटेड है, दिखाया गया है।
सिख एम्पायर का देखा जाए तो गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना करी थी 15th सेंचुरी में। बिलीफ जो था इनका मेनली इक्वालिटी, कंपैशन, वन गॉड। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब सभी लोग बराबर के हैं, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। कंपैशन मतलब करुणा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वन गॉड मतलब केवल एक ही गॉड में विश्वास करते थे, इसीलिए आप देखेंगे एक ओंकार कहा जाता है। ठीक है, एक ओंकार। ठीक है, जो सिख होंगे उनको इनके बारे में ज़्यादा पता होगा, एक ओंकार के बारे में। ठीक है, एक ओंकार, एक सतनाम वाहे गुरु जो होता है। ठीक है, अगर किसी को आता हो तो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हालांकि मुझे तो नहीं आता, जितना आता था मैंने आप लोग को बता दिया। गुरु अर्जन एग्जीक्यूटेड जहांगीर, मतलब एग्जीक्यूटेड बाय जहांगीर। अब देखिए, अर्जन देव को जहांगीर ने मार दिया था। ये 5th गुरु थे, याद रखिएगा। इनको जहांगीर ने मार दिया था। गुरु तेग बहादुर मार्टिर्ड फॉर डिफेंडिंग कश्मीरी पंडित्स। अब देखिए, गुरु तेग बहादुर 9th गुरु हैं और 1675 में इनको भी मार दिया गया था। और इनको औरंगजेब ने मारा था। और क्यों मारा था? क्योंकि ये कश्मीरी पंडित्स की हेल्प कर रहे थे। फोर्स्ड कन्वर्जन कराया जा रहा था कश्मीरी पंडित्स का, तो इन्होंने मना किया था लोगों को कन्वर्ट होने से। तो औरंगजेब ने क्या किया, इन्हीं का ही गला काट दिया, मतलब इन्हीं को ही मार दिया था। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हुई हैं सिख जो गुरु हैं उनके साथ में भी। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना करी थी 1699 में। ये 10वें गुरु थे, 10th और लास्ट गुरु हैं ये। इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करी है। इसके बाद बंदा बहादुर आते हैं, वो भी लड़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा। ये गुरु गोबिंद सिंह आप देख सकते हैं। ठीक है, हाथ में बाज है, तो घोड़ा है। ठीक है, बहुत ही ब्रेव थे भी, बहुत ज़्यादा। लेटर महाराणा, अब जब ये सब चले जाते हैं तो महाराणा रंजीत सिंह की लीडरशिप में सिख एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जितनी भी छोटे छोटे कॉन्फेडरेसीज में टूट गए थे, सारे यूनाइट हो जाते हैं इनके लीडरशिप में, और सिख एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हालांकि लास्ट में जब रणजीत सिंह की डेथ होती है तो सिख एम्पायर भी धीरे धीरे करके वीक हो जाती है, सक्सेसर्स क्योंकि वीक थे। और ब्रिटिशर फाइनली क्या करते हैं, सिख एम्पायर को पूरा एनेक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको एरियाज दिए गए हैं, जैसे ये जो है सिख एम्पायर का पूरा एरिया दिया गया है ब्लू से। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, जो ये वाला एरिया है, जिसमें जयपुर है, मेवाड़ है, ये सब राजपूत किंगडम का एरिया है। ठीक है, इसमें और भी कुछ एरियाज आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे औरंगजेब ने जो एरियाज को जीत लिया था, वो ये वाला जो एरिया है, यहाँ तक औरंगजेब तक पहुँच गया था। और बाकी जो आपको एरिया दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आपको कुछ इस तरीके का साइन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जिसमें ऐसे ऐसे करके साइन है, ये पूरा मुगल एम्पायर का ही एरिया है। ठीक है, मतलब औरंगजेब से पहले तक यहाँ तक था मुगल एम्पायर, लेकिन बाद में पूरा साउथ को भी इसने जीत लिया था औरंगजेब ने। ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ये अहोम एम्पायर का है। इसको ये लोग नहीं जीत पाए थे मुगल लोग। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करी जाए तो सेंट्रल मिनिस्टर्स जो होते थे उसमें सबसे मेन है दीवान। ये फाइनेंस संभालता था। मीर बख्शी मिलिट्री से रिलेटेड मिनिस्टर था। खान ए समन क्या संभालता था, तो इसका काम था ट्रेड को देखना, एग्रीकल्चर देखना, पब्लिक वर्क देखना, रॉयल हाउस होल्ड को देखना। सद्र जो था वो जस्टिस के लिए बना हुआ था, मतलब मिनिस्टर था जस्टिस से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। प्रोविंस सूबा विद चेक्स एंड बैलेंसेस, तो यहाँ पर सूबा हुए करते थे जिनको प्रोविंस कहा जाता है, और यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट चलता था। मनसबदारी सिस्टम थी, जो अभी हमने आपको बताया था, ऑफिसर को रैंक दी जाती थी। इन ऑफिसर्स का मेनली काम क्या था कि ये ट्रूप्स को मेंटेन करते थे, हॉर्सेस को मेंटेन करते थे, और इनको जागीर्स भी दी जाती थी, लैंड ग्रांट्स भी इनको प्रोवाइड करी जाती थी। रेवेन्यू सिस्टम अभी हम देख ही चुके थे कि टोडरमल ने डेवलप किया है, लैंड सर्वे कराया है, क्रॉप असेसमेंट कराया है टोडरमल ने, और फिर जो है इसके बाद लैंड पे टैक्स लगता था। इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करी जाए तो एग्रीगेरियन बेस था, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। लैंड रेवेन्यू जो था वो मेन सोर्स था इनकम का राजाओं का। ठीक है, 1/5 मतलब 20% से लेके 50% तक लैंड से टैक्स लिया जाता था, जो कि आज 0 है। आज कोई एग्रीकल्चर का टैक्स नहीं लिया जाता। इरिगेशन का डेवलपमेंट हुआ है, कैनाल्स का, वेल्स का, पर्शियन व्हील्स का डेवलपमेंट हुआ है। क्रॉप जो है मेनली राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, शुगर केन, कॉटन, स्पाइसेस, ये सब बोई जाती थी उस समय।
फमीन्स जो है वो आने लग गए थे 1600 के टाइम पे। पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद ट्रेड की बात अगर करी जाए तो ट्रेड अगर देखा जाए तो पहले ट्रेड जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, शिप बिल्डिंग का ट्रेड होता था, एक्सपोर्ट जो था वो ज़्यादा था, इंपोर्ट बहुत ही कम होता था इंडिया में, और ख़ासकर कॉटन का एक्सपोर्ट होता था, सिल्क का एक्सपोर्ट होता था और मसालों का, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट हुआ करता था। हुंडी सिस्टम यूज़ होती थी। हुंडी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि चेक यूज़ होता था और चेक से ही पूरा पेमेंट दूसरी कंट्रीज़ में होता था। क्योंकि होता क्या था, डायरेक्ट अगर सोना चांदी लेके जाएंगे तो बीच में कहीं समुद्र के रास्ते में लूट लिए जाते थे। तो चेक टाइप का एक सिस्टम बनाया गया था जिसको हुंडी कहा जाता था। टेम्पल्स अगर देखा जाए तो ये केवल वर्शिप सेंटर्स नहीं थे उस टाइम पे, ये इकोनॉमी के हब हुआ करते थे। क्रेडिट मतलब लोन्स प्रोवाइड करते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करते थे, मार्केट्स भी डेवलप होती थी इनके आसपास। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड हुआ करते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स तो थी ही थी। इंटरडिपेंडेंस अमंग कम्युनिटीज फोस्टर्ड शेयर हेरिटेज। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे आपस में एक दूसरे से, लेकिन इंटरडिपेंडेंस भी थी कम्युनिटीज के बीच में, जिसकी वजह से शेयर्ड हेरिटेज का डेवलपमेंट हो पाया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा चैप्टर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा और चैप्टर्स के भी नोट्स जो हैं पहले से ही प्रिपेयर किए गए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।